नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत मुजफ्फरनगर से। आज कक्षा सप्तम में विषय सामाजिक में आपको उपविषय भूगोल में पृथ्वी से संबंधित एक प्रकरण, एक टॉपिक जो है वो समझाऊंगी। विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के यदि हमें ऊपर जाना हो तो हम जा सकते हैं। यानी कि यदि अभी कहा जाए आपसे कि क्या हम पृथ्वी के ऊपर जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि दीदी जा सकते हैं, जाते भी हैं। बाय एरोप्लेन, हवाई जहाज, जेट विमान के द्वारा हम पृथ्वी के कई किलोमीटर ऊंचाई तक जाते भी हैं। तो यदि मेरा आपसे प्रश्न हो कि क्या पृथ्वी के अंदर तक भी जा सकते हो, उसके भीतर, उसकी गहराई में भी जा सकते हो क्या, तो आपको एक इमेजिन करने को सोच में पड़ जाओगे कि क्या हम उसकी गहराई तक जा सकते हैं, कि पृथ्वी में खुदाई करते हैं कि पानी के लिए कुएं खोदे जाते हैं, लेकिन क्या हम उसके बिल्कुल केंद्र तक जा सकते हैं क्या? तो ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसा संभव नहीं है तो वो क्यों नहीं है? इसके लिए जो मेरा आज का इसमें टॉपिक है, कक्षा सप्तम का सामाजिक विषय और उपविषय भूगोल में जो मेरा प्रकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगी कि पृथ्वी अंदर से अभी कैसी है और क्यों हम उसके केंद्र तक नहीं जा सकते। तो देखिए, पृथ्वी अंदर से अभी कैसी है। लगभग 5 अरब वर्ष पहले क्या था, जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, यानी कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना, तो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति भी उसी समय हुई। और जब हमारी पृथ्वी थी उस समय क्या थी, गर्म गैसों व आग के दहकते हुए एक बहुत बड़े गोले के समान थी। यानी कि हमारी पृथ्वी इतनी गर्म थी, इतनी हीट थी उसके पास ऊपर, कि उस पर जीवन जो है वो संभव नहीं था। तो कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही वर्षा हुई और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो ठंडी होती चली गई। अब जब वो ठंडी होती गई तो उसकी ऊपरी परत ठोस हो गई। अब ऊपर से तो जो पृथ्वी हमें ठंडी दिखती थी, लेकिन अभी भी क्या था कि वो अंदर से गर्म थी। इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाएं तो गांव वगैरह में या अब भी कुछ घरों में ऐसा होता है कि चूल्हे जलाते हैं लोग, चूल्हे में उपले, कंडी वगैरह ये सब जलाते हैं। तो क्या होता है, जब वो आग उसमें से बुझ जाती है और ऐसा लगता है कि वो अब ठंडी हो चुकी, तो उसमें आप क्या करके देखें, एक सीख लें और उसको, या लोहे की एक छड़ लें, सिलाई लें, उसको उस आग में डालें, उस ठंडी हुई आग में डालें, और उसको अंदर तक जब आप डालेंगे और उसको कुछ समय बाद बाहर निकाल कर देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि वो जो बाहर से हमें आग ठंडी दिखाई दे रही थी, और जब हमने उसमें से सीख डालकर निकाली तो वो सीख अंदर से गर्म निकली, यानी कि वो आग अभी भी अंदर से गर्म है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो ऊपर से तो हमें ठोस व कठोर दिखाई दे रही है और ठंडी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से वो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है और उसकी ऊपरी परत हमें ठंडी दिखाई देती है। तो हमारी पृथ्वी जो है अंदर से अभी भी गर्म है। हमारी पृथ्वी बच्चों कुछ परतों में विभाजित है। जिस प्रकार एक प्याज में बहुत सारी परत दर परत होती हैं, जब हम प्याज को छीलते हैं तो उसमें परतें निकलती हैं, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की भी परतें होती हैं। ये हमारी पृथ्वी होती है, इसमें भी कुछ परतें होती हैं इस टाइप से। अब ये जो परतें हैं इनके कुछ नाम होते हैं। यहाँ मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। पृथ्वी की 3 परतों में इनको विभाजित किया गया है, यानी कि जो पृथ्वी की परतें हैं उनको 3 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली परत आती है आपकी, जिसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, भूपर्पटी। ये इसकी सबसे ऊपरी परत है जो धीरे धीरे ठंडी हो गई और ठोस अवस्था में है, भूपर्पटी। नेक्स्ट आती है आपकी मेंटल। ये जो मेंटल है, लाइट रेड और डार्क रेड, ये पूरा मेंटल है। इसको 2 परतों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और आपका निचला मेंटल। और सबसे अंदर जो इसकी परत आती है उसको कहते हैं क्रोड। ये भी 2 परतों में विभाजित है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। अब इन परतों के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। मैंने बताया पृथ्वी की 3 परतें होती हैं आपकी, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। तो सबसे पहली जो भूपर्पटी आती है, भूपर्पटी, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और ये
धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई ठोस अवस्था में और चट्टानों और मिट्टी के द्वारा इस परत का निर्माण हुआ, इसको भूपर्वतीय भी कहा गया। जो भूपर्वतीय परत है इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। क्रस्ट, इसका मतलब अदर नेम क्रस्ट भी है, और इसको सियाल भी कहा जाता है। सियाल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता होती है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं, यानी कि इसका अदर नेम सियाल भी है। कई बार क्या होता है कि कोई प्रश्न आया कि पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है और वहाँ ऑप्शन में भूपर्वतीय नहीं है, सियाल दिया है, तो यू नो दैट आपको पता होना चाहिए कि इसका अदर नेम सियाल भी है। तो भूपर्वतीय जो हमारी परत है इसका दूसरा नाम सियाल भी है, इसको क्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसकी जो गहराई है, भूपर्वतीय परत की गहराई जो है 35 किलोमीटर, यानी कि ये परत 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी मेंटल। भूपर्वतीय परत जो हमारी ठोस अवस्था में है बच्चों, ये आपने देखा भी होगा, जिस सतह पर हम धरती पर खड़े होते हैं वो ठोस होती है, उस पर जल होता है, भले ही कहीं थल होता है, लेकिन वो अंदर से फिर भी ठोस होती है। महासागरों के नीचे आपने देखा होगा, होती तो जमीन ही है, वो ठोस ही होती है उनके नीचे से भी। तो भूपर्वतीय की जो है मोटाई जगह जगह अलग अलग होती है। पर्वतों के नीचे सबसे ज़्यादा होती है 70 किलोमीटर तक, और महासागरों में कम होती है। अब नेक्स्ट आती है आपकी मेंटल। नेक्स्ट परत आती है हमारी मेंटल। जो मेंटल परत है हमारी, इसको हम सीमा भी कहते हैं। मेंटल परत, ये परत जो है जिस टाइप से भूपर्वतीय हमारी ठोस अवस्था में है, जो मेंटल परत है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि तरल अवस्था में। मेंटल में जो चट्टानें हैं या जो धातुएं हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, तरल अवस्था में, यानी कि पृथ्वी की जो ये वाली परत है ये लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, और इसमें आपकी सिलिका व मैग्नीशियम की अधिकता होती है। किसकी? सिलिका व मैग्नीशियम। सिलिका व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसको सीमा भी कहा जाता है। इस परत को सिलिका व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? सीमा। जो ये आपकी ये वाली परत है जिसको मैंने बोला भी है लिक्विड फॉर्म में है, आपकी तरल अवस्था में है। अब तीसरी आपकी आती है क्रोड, जो सबसे भीतरी परत है पृथ्वी की। क्रोड, ये पृथ्वी की केंद्र की परत है, सबसे भीतर की परत है। जो क्रोड है ये भी दो भागों में विभाजित है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। अब बाहरी क्रोड जो है वो कुछ आपका लिक्विड तरल अवस्था में है, लेकिन जो आंतरिक क्रोड है वो पूर्णतः ठोस अवस्था में है, और ये भारी धातुओं द्वारा निर्मित है, भारी धातुओं द्वारा निर्मित है और ठोस अवस्था में है। ये लोहे व निकिल से बना है, लोहा प्लस निकिल, इसलिए इसको निफे भी कहा जाता है। जो क्रोड परत है हमारी, इसको निफे भी कहा जाता है, जो हमारी क्रोड है। तो अभी मैंने बताया भूपर्वतीय ये ठोस अवस्था में है, जो आपकी मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर पदार्थ और धातुएं जो भी है, चट्टानें, सब तरल अवस्था में उपस्थित हैं। और जो क्रोड है, आंतरिक क्रोड, वो लोहे व निकिल जैसी भारी धातुओं से बना है, तो ये भी ठोस अवस्था में है। अब जो भूपर्वतीय है, तो अब आपने सुना कि भाई ये इतनी गहराई तक लेयर वाइज डिवाइड है, तो मन में प्रश्न आता होगा कि क्यों नहीं हम इसको खोद कर इसकी गहराई तक जा सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अभी तक केवल 12 किलोमीटर तक गहराई तक खुदाई की जा चुकी है, उससे गहराई तक खुदाई संभव नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर जाते हैं, उसके केंद्र तक पहुंचते हैं, तो क्या होता है, वहाँ दाब व तापमान अत्यधिक बढ़ता चला जाता है, और जब तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ ना तो जीवन संभव है, ना कि उस गहराई तक ना तो मनुष्य जा सकता है, और ना ही वो उस गहराई पर जाकर कोई खुदाई जैसा कार्य कर सकता है। तो यानी कि अब तक जो अधिकतम गहराई तक खुदाई हुई है, मात्र 12 किलोमीटर तक ही गहरी खुदाई करना संभव हो पाया है। और यदि हम पृथ्वी के केंद्र तक जाना चाहें, तो जो भूपर्वतीय मैंने आपको बताई कि ओनली 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। ऊपरी मेंटल, जो आपका मेंटल दो परतों में विभाजित है, अगर पूरी मेंटल वाली परत को देखें आप, तो वो 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक उपस्थित है, मेंटल वाली परत। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रोड,
जो क्रोड है आपका वो पूरा 6371 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। यानी कि यदि हमें पृथ्वी की भूपर्वती से गहराई तक खोदना हो तो लगभग हमें 6371 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त मरीन गर्त है, जो वहाँ तक हमें अगर हम खोदते हैं तो भी जाकर हमें 6371 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अब मैंने बोला जो मेंटल है आपका दो परतों में विभाजित है, निचला मेंटल व ऊपरी मेंटल। ये जो ऊपरी मेंटल की परत है इसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। ये आपने सुना होगा, ज्वालामुखी फट गया और अंदर से जो मैग्मा था धरती पर आ गया। तो वो जो ज्वालामुखी फटता है तो जहाँ लिक्विड फॉर्म में कुछ होगा वहीं से तो निकलेगा ना, तरल पदार्थ ही तो होता है मैग्मा जो होता है। तो जो इसकी मेंटल वाली परत में जो तरल पदार्थ में चट्टानें होती हैं या जो खनिज पदार्थ होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, गैस का एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, तो जब वो फटकर बाहर आता है तो इस दुर्बलता मंडल को ही फटकर वो पृथ्वी पर बाहर आ जाता है, जो लावा का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जैसे ही वो धरती पर आता है उसे लावा कहा जाता है। तो ये मेंटल वाली परत हो गई आपकी। अब जो क्रोड है, क्रोड में भी बाह्य क्रोड थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है और आंतरिक क्रोड जो है इसका पूरा ठोस अवस्था में है। तो ये पृथ्वी की 3 परतें हैं, जो कि भूपर्वती, मेंटल, क्रोड, 3 परतें पृथ्वी की आपको मैंने बताई। अभी इस चैप्टर में एक और आपका आता है चट्टानें। अब आपको इसी प्रकरण के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सेल या चट्टान क्या है, चट्टान किसे कहते हैं या शेल किसे कहते हैं, इंग्लिश में रॉक किसे कहते हैं, व्हाट इज रॉक। तो इसके विषय में आपको कुछ बताऊंगी कि शेल क्या है। देखिए, शेल कोई भी पदार्थ जिससे भूपर्वती का निर्माण होता है, यानी कि जिस सतह पर हम खड़े हैं, जो मैंने आपको अभी पहले बताया भी था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो भूपर्वती होती है उसका निर्माण जिसके भी द्वारा होता है उसे हम शेल कहते हैं। यानी कि वे खनिज पदार्थ जो हमारी भूपर्वती या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करते हैं उसको हम शेल, चट्टान या रॉक कहते हैं। ये रंग, रूप, आकार में किसी भी प्रकार की हो सकती है। यानी कि एक छोटा सा रेत का कण या एक बहुत बड़ा पत्थर, कुछ भी इसका अलग अलग आकार हो सकता है, वो सभी शेल कहलाती हैं, चट्टान कहलाती हैं। अब चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि ये चट्टान जो है कैसे बनी, पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। जो चट्टान है हमारी ये 3 प्रकार की होती हैं, शेल, तीन प्रकार की होती हैं शैलों के प्रकार, यानी कि ये 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। इनको आग्नेय शैल, अवसादी शैल व रूपांतरित शैल भी कहते हैं। चट्टानों के जो 3 प्रकार बताए, आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित। अभी मैंने आपको बोला इनका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि आग्नेय चट्टान जो है वो कैसे बनी, अवसादी चट्टानें कैसे बनी व रूपांतरित चट्टानें कैसे बनी। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ। ज्वालामुखी की प्रक्रिया द्वारा। अभी मैंने बताया था आपको जो मेंटल परत है हमारी उसके ऊपर जो दुर्बलता मंडल होता है उसके नीचे से जब मैग्मा बाहर आता है ज्वालामुखी की द्वारा फटता है, तो जब वो लावा धरती पर आता है और धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है, तो जिन चट्टानों का वो निर्माण करता है उन चट्टानों को हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। यानी कि वो चट्टान हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय यानी कि जो अग्नि से निर्मित हो, जिनका निर्माण अग्नि द्वारा बना हुआ हो। ज्वालामुखी का अर्थ भी यही है, ज्वालामुखी जिसके मुख से ज्वाला निकलती हो, यानी कि जिसके मुख से ज्वाला निकलती है, जो अग्नि फेंकता है उसको जो लावा वो निकालता है, जब वो ठंडा होता चला जाता है, तो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब आग्नेय चट्टानें ये जो होती हैं आपकी बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। आग्नेय चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं। मैंने बोला था आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती हैं, जो लावा बाहर आता है ठंडा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो कठोर होता होगा। तो आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं। अब जब ये कठोर होती है या कोई चीज़ मान लीजिए बहुत ठोस होती है तो उसका अपर्दन बहुत कम होता है या कम अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है? किसी का जल, वायु या अन्य किसी
साधन द्वारा उसका घटत होना, यानी कि उसका अपरदन होना, जैसे कि वायु से उड़ा कर ले गई या जल उसे बहा कर ले गया, तो इस तरह से इन चट्टानों का अपरदन बहुत कम होता है। ये रवेदार होती हैं और दानेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानें आपकी रवेदार होती हैं और दानेदार होती हैं। अब जब इनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा द्वारा होता है तो इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म यानी कि जो जीवों के अवशेष हैं वो इन चट्टानों में नहीं पाए जाते, और इन चट्टानों में परतें नहीं होती। परतें से मतलब जैसे चट्टानों का निर्माण लेयर वाइज भी होता है कुछ का, लेकिन जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें परतें नहीं पाई जाती। लेकिन क्या है कि इनमें खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, जैसे आपके सोना, चांदी, अभ्रक, इस टाइप के खनिज पदार्थ जो है आग्नेय चट्टानों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था जो मेंटल परत है आपकी वो तरल अवस्था में है, उसमें जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जो चट्टानें हैं वो तरल अवस्था में घूमती रहती हैं, और जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके द्वारा वो तरल खनिज पदार्थ जो है वो धरती पर आ जाते हैं, और जब वो चट्टानें ठंडी हो जाती हैं तो उन चट्टानों में भी वही सब खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये आपकी आग्नेय शैल हो गई, जिसकी मैंने विशेषताएं भी बताई। ये बहुत अधिक कठोर होती हैं और रवेदार दानेदार होती हैं, परतदार नहीं होती, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। नेक्स्ट शैल आती है हमारी अवसादी शैल। अवसादी, इसके नाम से ही पता लग रहा है अवसादी। अवसादी शैल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आग्नेय आपकी ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बनी हुई है, अवसादी शैल हमारी अनच्छादन द्वारा बनी हुई है। यानी कि जो अपरदन द्वारा निर्मित हो, जो अवसाद इकट्ठा होता है उसके द्वारा जो निर्मित होती है उसको हम अवसादी शैल कहते हैं। इसके नाम से ही विदित हो रहा है अवसादी, यानी कि जो अवसाद इकट्ठा होता चला जाता है उसके द्वारा जिन चट्टानों का या जिन शैलों का निर्माण होता है उनको अवसादी शैल कहते हैं। अवसाद से मतलब जब हवा चली या वायु या नदियों के द्वारा जब वो पानी आग्नेय शैलों के ऊपर से होकर गुजरता है और उन चट्टानों का अपरदन करके धीरे धीरे लेयर वाइज वो परतों का निर्माण करता चला जाता है और इस प्रकार चट्टान बनती है, उस चट्टान को हम अवसादी शैल कहते हैं, जिसको परतदार शैल भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है परतदार शैल। जो मैंने अवसादी शैल आपको बताई, इसका एक अन्य नाम भी है परतदार शैल। परतदार शैल क्यों है? क्योंकि इनका निर्माण परत दर परत होता चला जाता है। जब जैसे ही अवसाद इकट्ठा हुआ तो इनका निर्माण परत दर परत होता चला जाता है, इसलिए इनको परतदार शैल भी कहते हैं। अब क्योंकि ये परतदार शैल होती हैं कि एक लेयर आई फिर उसके ऊपर से दोबारा लेयर आई, तो इस प्रकार इसलिए ये चट्टानें बहुत अधिक मुलायम होती हैं, मुलायम बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब ये मुलायम होंगी, जो कठोर है तो उसका अपरदन कम हो रहा है। अब जो शैल आपकी मुलायम है तो इसका अपरदन अधिक होता है, यानी कि हवा वायु द्वारा इसका अधिक अपरदन होता है। हवा द्वारा ये उड़कर भी चली जाती है और पानी इनको बहाकर भी ले जा सकता है। अब उसमें आपकी आग्नेय शैल में क्या था कि परतें नहीं पाई जाती, लेकिन अवसादी शैलें जिनको परतदार शैल भी कहा जाता है, और जब इनका निर्माण लेयर वाइज होता है, परत दर परत होता है, तो इनको परतदार या इनमें परतें भी पाई जाती हैं। अब जब परतें पाई जाती हैं और हवा पानी द्वारा जब ये बहकर मट्टी जो लाई जाती है और अवसाद इकट्ठा किया जाता है उसके द्वारा ये निर्मित होती है, तो इसमें जीवों के अवशेष भी बहकर आ जाते हैं। इसलिए इसमें जीवाश्म भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जब परत दर परत होता है तो इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आपकी आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, लेकिन परतदार शैलों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अब जो हमारी अवसादी शैल होती है, इनमें खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल खनिज भी पाए जाते हैं। जो आपके खनिज तेल और कोयला हैं, ये भी जीवाश्म ही होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। आपको पता होगा जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो ये जो कोयला और खनिज तेल हैं, पेट्रोल वगैरह, ये सब हमारे परतदार शैलों में ही पाए जाते हैं। तो ये आपकी हुई सेकंड नंबर की अवसादी शैल, यानी कि परतदार शैल। अब नंबर तीसरा आता है हमारा रूपांतरित। अब जैसे आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ, अवसादी का अनच्छादन प्रक्रिया से हुआ, ऐसे ही हमारी रूपांतरित शैल का निर्माण कैसे होता है? अधिक दाब व अधिक ताप द्वारा। अधिक दाब व अधिक ताप द्वारा।
जैसे इनके नामों से विदित था, आग्नेय अग्नि से निर्मित, अवसादी अवसाद द्वारा निर्मित, ऐसे ही रूपांतरित शैल जिनका रूप परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि रूप बदल दिया जाए। तो मैंने बोला अधिक ताप व अधिक दाब द्वारा। तो ये शैलें क्या होता है, जब जो ये आपकी आग्नेय चट्टानें या जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इनको जब अत्यधिक हीट या अत्यधिक टेम्परेचर पर अत्यधिक दाब डालकर और अत्यधिक ताप द्वारा, यानी कि इन पर प्रेशर भी पूरा डाला जाता है और उनको बहुत ज़्यादा हीट भी किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताप डाला जाता है, तो जो इनका रूप परिवर्तन हो जाता है उसके द्वारा हमारी रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है, यानी कि उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। इसका एक उदाहरण भी समझिए, जैसे कच्ची ईंट। कभी आपने भट्टे देखे होंगे, अब हो सकता है आप लोग भट्टे पे गए भी हों, ईंट जहाँ पर बनती है, ईंटों के भट्टे होते हैं, या नहीं भी गए तो भी सुनिए आप, जो चिकनी मिट्टी होती है उसको गीला करके उसको बनाया जाता है और उसको ईंट के सांचे में डाला जाता है। अब जब उसको ईंट के सांचे में डालते हैं तो उसको दबाया जाता है। दबाया किस लिए जाता है, ताकि वो उस पूरी अवस्था में आ जाए, एक ईंट वाली फॉर्म में वो पूरा तैयार हो जाए। अब जब वो पूरी हो जाती है तो उसको टेम्परेचर पे पकाया जाता है, यानी कि उसको ताप दिया जाता है, बहुत अधिक उसको ताप पर पकाया जाता है, तो एक पक्की ईंट बनकर तैयार होती है। यानी कि जो हमारी अवसादी शैल थी, चीकनी मिट्टी जो है वो अवसादी शैल के अंतर्गत आ जाती है। तो जो हमारी अवसादी शैल थी, जब उसको अत्यधिक दाब दिया गया और उस पर ताप दिया गया, उसको टेम्परेचर पर हीट किया गया, तो उससे बनकर एक पक्की ईंट तैयार हो गई, तो वो हमारी रूपांतरित शैल हो गई। इसी प्रकार जब चूना पत्थर को परिवर्तन किया जाता है तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, चूना पत्थर एक मुलायम चट्टान है और जबकि संगमरमर एक बहुत कठोर चट्टान है। संगमरमर आजकल घरों में लगा होता है, फर्श पर, दीवारों पर लगाते हैं, तो सब देखते होंगे संगमरमर बहुत कठोर चट्टान है, तो वो एक रूपांतरित शैल का उदाहरण है आपका संगमरमर। इसी प्रकार से जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को जब रूपांतरित शैल में परिवर्तित करते हैं तो नीज बन जाता है। चूना पत्थर आपका संगमरमर, और जो कोयला है आपका वो ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है। देखिए, कोयले से ही आपका हीरा बनता है, यानी कि लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद जो जीवाश्म जो है वो कोयला बनता है जब, तो कोयला ही उससे और बहुत समय बाद, यानी कि और लाखों वर्षों के बाद वो जाकर हीरे का रूप धारण कर लेता है, यानी कि हीरे में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये रूपांतरित शैल है वो क्या होती हैं, अन्य शैलों का ही रूप परिवर्तन किया जाता है, उनमें ताप बढ़ाकर और उनका दाब बढ़ाकर। अब रूपांतरित शैलों की आपकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये अत्यधिक कठोर होती हैं, यानी कि आग्नेय आपकी कठोर थी, अवसादी मुलायम थी, लेकिन रूपांतरित शैल हमारी अत्यधिक कठोर होती हैं, ये जल्दी टूटती नहीं है। आपने देखा होगा कि संगमरमर जो है जल्दी से, आसानी से नहीं टूटता, ये जल्दी से नहीं टूटती, ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। और संगमरमर, हीरा, नीलम या जितने भी ये कीमती पत्थर जो होते हैं, ये सभी रूपांतरित शैलों के ही उदाहरण हैं। तो ये 3 प्रकार की शैलें अभी मैंने आपको बताई। अब ये तो था कि ये 3 प्रकार की शैलें हैं, लेकिन शैलें निरंतर इसी प्रकार से बनती रहती हैं और इनका विघटन होता रहता है, तो इसके लिए एक शैल चक्र भी निरंतर चलता रहता है। जैसे हमारा एक मनुष्य का होता है ना कि एक जीवन चक्र चलता रहता है, एक आहार चक्र भी होता है कि एक ने पशु ने उसको खाया, इस टाइप से एक श्रृंखला बनती है। तो इसी तरह से एक शैल चक्र भी आपका निरंतर काम करता रहता है, शैल चक्र। तो सबसे पहले देखिए क्या कि मेंटल से जब वो मैग्मा बाहर आया, आपका ज्वालामुखी फटा, मैग्मा धरती पर आया, तो आपकी आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। आग्नेय शैलों के बाद जब वो आग्नेय शैलों से जल व वायु द्वारा उसका गठन हुआ या उनका अपर्दन हुआ, तो वहां पर अवसाद यानी कि तलछट अवसाद इकट्ठा हुआ। अवसाद इकट्ठा होने के बाद जो शैल बनी, यानी कि जो अवसाद इकट्ठा हुआ और उसके बाद जो इन शैलों का निर्माण हुआ, वो अवसादी शैलें कहलाई आपकी। अवसादी शैल का जब फिर से रूप परिवर्तन किया गया, उन पर अत्यधिक ताप व दाब डालकर, तो वो कायांतरित या आपकी रूपांतरित शैल बनाई। रूपांतरित का ही एक अदर नेम है कायांतरित, यानी कि काया पलट करके जो शैल बनी उनको कायांतरित शैल कहा गया। कायांतरित शैल से फिर से वही ज्वालामुखी की प्रक्रिया आरंभ हुई। ये शैल चक्र आपका निरंतर इसी प्रकार से चलता रहता है। तो यानी कि शैलों का निर्माण, उनका अपघटन होना निरंतर चलता रहता है। अब इनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न है मेरे आपसे, जो आपको आपके भी मन में आएंगे कि इस
प्रकरण में या जो आज हमने इस पाठ का जिसका अध्ययन किया उसमें हमारे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों का निर्माण आप सभी को भी करना है और मैं भी कर रही हूँ। पहला प्रश्न तो यही आता है कि पृथ्वी अंदर से अभी कैसी है। पृथ्वी अंदर से अभी कैसी है। प्रश्नों को मैं अभी नहीं लिखूंगी, आप आंसर देखिए। पृथ्वी अंदर से अभी कैसी है। पृथ्वी अंदर से अभी गर्म है। पृथ्वी अंदर से अभी गर्म अवस्था में है। बताया ना कि उसकी ऊपरी परत तो ठोस है, वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन अंदर से वो अभी गर्म है। पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा गया है। 3 परतों में। पृथ्वी की परतें कितनी हैं। 3। इनके नाम आपको याद करने हैं। भूपर्वतीय, मेंटल क्रोड, क्रस्ट, मेंटल कोर या सियाल, सीमा, निफे, ये सभी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर पता लगा एग्जाम में आपको भूपर्वतीय, मेंटल क्रोड नहीं दिया और ऑप्शन आया पृथ्वी की ऊपरी परत, प्रश्न आया आपका पृथ्वी की ऊपरी परत का नाम बताइए और ऑप्शन में है सियाल, सीमा, निफे, तो यू नो आपको पता होना चाहिए कि सियाल ही भूपर्वतीय है, कि अगर वहां भूपर्वतीय नहीं दिया तो मुझे सियाल पर टिक करना है कि वो आंसर उसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है पृथ्वी की तरल अवस्था में जो परत होती है उसका नाम बताइए। पृथ्वी की तरल अवस्था वाली परत, तो पृथ्वी की तरल अवस्था वाली परत कौन सी है। मेंटल, जो पृथ्वी की मेंटल परत है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। और पृथ्वी की आंतरिक परत का नाम होता है क्रोड। और क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम क्रोड, और ये हमारा ठोस अवस्था में है। यानी कि क्रोड भी 2 परतों में विभाजित है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, और जो आंतरिक क्रोड है वो पूरा ठोस अवस्था में है। अब है शेल। शेल क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ जो भूपर्वतीय का निर्माण करे उसे शेल कहते हैं। शेल कितने प्रकार की होती है। शेल कितने प्रकार की होती है। तो ये आपको अभी बताया कि शेल के 3 प्रकार होते हैं। शेल कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। और इनकी जो डिफाइन है वो नाम से ही आपको पता होनी चाहिए। आग्नेय जिनका निर्माण अग्नि द्वारा हुआ, अवसादी जिनका निर्माण अवसाद के द्वारा हुआ, और रूपांतरित जो रूप परिवर्तन के द्वारा निर्मित हुई। ताप व दाब के कारण रूप परिवर्तन के द्वारा जिनका निर्माण हुआ उन्हें रूपांतरित शेल कहते हैं। जीवाश्म कौन सी शैलों में पाए जाते हैं। जीवाश्म कौन सी शैलों में पाए जाते हैं। जीवाश्म मैंने बताया था जिन शैलों का निर्माण परत दर होता है उन्हीं शैलों में जीवाश्म सबसे अधिक पाया जाता है। क्योंकि जब वो परत दर परत निर्मित होती है तो जीवों के अवशोष भी आकर उसमें आ जाते हैं, जिसके कारण उसमें अत्यधिक जीवाश्म पाया जाता है, जो हमारी अवसादी शैल है, तो इसलिए उसमें जीवाश्म पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रूप परिवर्तन किया तो वो उसका क्या बना। चूना पत्थर का रूप परिवर्तन करके वो संगमरमर में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार कोयले का रूप परिवर्तन किया तो वो ग्रेफाइट या हीरा बन गया। तो अब ये तो आपके कुछ प्रश्नोत्तर हो गए। प्रश्नोत्तर तो इसमें और भी अन्य बहुत सारे बन सकते हैं बच्चों के। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बताइए, भूपर्वतीय से निचली परत का नाम बताइए, मेंटल, इस टाइप से बहुत MCQ वगैरह या बहुत से क्वेश्चन का निर्माण आप सभी कर सकते हो। तो ये अभी तो आपका इतना ही पार्ट था। इसमें आपको क्या करना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना और जो चट्टानों के प्रकार बताए थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तो आपको डायग्राम वगैरह बना के देखना, उसको अच्छे से समझना, और जो चट्टाने हैं अपने आसपास क्या करना, पत्थरों को या जो भी आपको कंकड़ वगैरह जिस तरह के मिलते हैं उनको एकत्रित करके ये देखना और अंदाज़ा लगाना, ये सोचना कि किस प्रकार का पत्थर है या किस प्रकार की चट्टान का ये उदाहरण
हो सकता है। तो इन सबको इकट्ठा करके आप ये प्रयोग करके आप सभी को देखना है और आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिए। धन्यवाद।